नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य ज्ञान की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट में आप लोगों ने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को कंप्लीट कर लिया है। आज के इस पार्ट में आप लोग जीव विज्ञान को देखेंगे। जीव विज्ञान में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आज जीव विज्ञान का पहला पार्ट आप लोगों के सामने है, तो चलिए शुरू करते हैं ये पार्ट। पहला प्रश्न है, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि प्रोटीन का निर्माण जिन छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है उसको क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा अमीनो एसिड। यानी अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है और इसकी संरचना में लगभग 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर इनका निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि अंगूर की खेती के लिए करने को संवर्धन करने को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब होगा वीटी कल्चर, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा कुछ और अन्य जो विकल्प में नाम दिए गए हैं उनको देख लीजिए। मछली पालन को आप लोग पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं, रेशम के कीटों का पालन सेरी कल्चर से, और बागवानी को आप हार्टी कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है। तो आपका सही जवाब होगा सेरी कल्चर। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है दूसरे प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में, तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि विश्व में जो रेशम का प्रचलन है वो सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ तीसरे का विकल्प बी सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा इसका संबंध पक्षियों के अध्ययन से। ठीक है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ कुछ अन्य अध्ययन को भी देख लीजिए, जैसे सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन, फाइकोलॉजी इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, पूछ रहा है कि एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, कीट पतंगों का अध्ययन करने के लिए एंटोमोलॉजी का प्रयोग होता है। तो यानी आपका क्या हो गया, सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर आपको उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन करना है तो वो किसके अंतर्गत होगा, एयरोबायोलॉजी। ठीक है, एयरोबायोलॉजी। जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन इथोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी के अंतर्गत होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। अगला है कि विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑन्कोलॉजी, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत ट्यूमर के बारे में अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। कुछ अन्य को देख लीजिए, जैसे ऑस्टियोलॉजी, अभी आपने पढ़ा है कि हड्डियों का अध्ययन और रोगों के उपचार के लिए ऑस्टियोलॉजी। एनाटोमी, ये मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करता है, यानी मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किसमें, एनाटॉमी में। अगला है यूरोलॉजी, इसके अंतर्गत पेशाब से संबंधित बीमारियों का अध्ययन और उपचार किया जाता है यूरोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। तो अभी आपने पढ़ा है क्या, एनाटोमी, यानी शरीर रचना विज्ञान। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए, यानी शरीर संरचना विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनाटोमी, जिसको अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि मानव शरीर की संरचना का अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको मर्मिकोलॉजी कहते हैं, चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और विकल्प को देख लीजिए, जैसे हर्पेटोलॉजी, इसके अंतर्गत सरीसृप वर्ग यानी उभयचर और यानी कि रेप्टाइल का अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर बात करेंगे आप निमेटोलॉजी का, तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, निमेटोड का अध्ययन। वहीं नीडोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों के घोंसले का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। अगला चलिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि घाव का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो आपका सही जवाब होगा ट्रेमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन करने के लिए ट्रेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब जरा कुछ अन्य देख लीजिए, जैसे ऑन्कोलॉजी, इसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत, और कैलोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगला है पीडियाट्रिक्स, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा शिशु रोग से अगर अध्ययन करेंगे शिशु रोग का, तो वो किसके अंतर्गत आता है, पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत आता है। यानी 10वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा एनाफेज चरण में। ठीक है, यानी माइटोटिक सेल डिवीजन में एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और ये विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों कोशिका विभाजन में होता है, ये बात याद रखिएगा। और यह कोशिका विभाजन सोमैटिक यानी कि दैहिक कोशिका में संपन्न होता है। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, एनाफेज चरण में। अगला देखिए,
पूछ रहा है कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन थैली कहलाती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, लाइसोसोम, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। लाइसोसोम पाचन थैली कहलाती है और लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में इनडायरेक्ट तौर पर पूछा जा रहा है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इसमें कुछ और उदाहरण होंगे, जैसे नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये किसके उदाहरण हैं, प्रोकैरियोटिक्स के, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। वहीं जिसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है उसमें उसको क्या कहते हैं, उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत एंट अमीबा, हाइड्रा और स्पाइरोगाइरा, ये क्या है, यूकैरियोटिक है। जबकि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया के अलावा हमने आपको नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा नोट कराया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिका में क्लोरोफिल रहता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पेरेन्काइमा, यानी पेरेन्काइमा की कोशिका में हरित लवक अधिक संख्या में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें पर्णहरित उपस्थित होता है। पर्णहरित को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये भी बातें याद रखेंगे। और पर्णहरित की उपस्थिति के ही कारण उसका रंग हरा भी होता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, पेरेन्काइमा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि क्लोरोफिल को जलाया जाता है तो कौन सा शेष तत्व बचेगा, तो आपका सही जवाब होगा Mg। Mg का मतलब मैग्नीशियम, ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम बचेगा, ठीक है। और ये मैग्नीशियम का काम क्या होता है, जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और वसा संश्लेषण क्रियाओं में आवश्यक होता है, और इसी की कमी के कारण पौधे पीले रंग के पड़ जाते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हरिमाहीनता, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि जो पीले रंग का पड़ जाता है वो किसकी कमी के कारण, तो वो Mg यानी मैग्नीशियम की कमी के कारण। और यहाँ पर क्लोरोफिल को जलाने के बाद कौन सा शेष बचेगा, वो बचेगा मैग्नीशियम, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। और प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जे बर्जीलियस ने किया था, कब, 1938 में। और याद रखिएगा, मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि प्रोटीन की कमी से शिशुओं में कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग होता है, ठीक है, यानी क्वाशियोरकर, ठीक है। और प्रोटीन का जो स्रोत है वो क्या है, दूध, अंडा, दाल, मछली और सोयाबीन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, क्या चीज़, तो आपका सही जवाब होगा चावल, ठीक है। अब यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। एक बात ये समझ लीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग होता है, और ये इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक संबंधित, दो संबंधित, एक के अनुपात में होते हैं, ठीक है। और एक बात ये महत्वपूर्ण है कि मानव शरीर में जो कुल ऊर्जा आवश्यकता होती है उसका 50 से लेकर 79% तक की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। और कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, तो गेहूं, चावल अभी विकल्प में था, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, दूध, पके फल और मांस से, ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि दो या दो से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को किस प्रकार जाना जाता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, एपिस्टाइसिस, क्या होगा, एपिस्टोसिस, ठीक है। एपिस्टोसिस में क्या होता है कि जिसमें एक जीन के प्रभावों को एक या कई जीनों द्वारा संशोधित किया जाता है, ठीक है, जिन्हें कभी कभी संशोधित जीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे एपिस्टोसिस के बारे में। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगर आप बात करें एपिस्टोटिक की, तो ये क्या होता है, जिन जीन का लक्षण, प्रारूप अभिव्यक्त होता है उसे कहते हैं एपिस्टोटिक। दो लोकस की एपिस्टोटिक अंतःक्रिया सहकारी या विपरीत प्रभावी हो सकती है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रोमोटर, ठीक है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक जीन या सिस्टॉन के शुरू होने में प्रोमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है। यानी जब आप किसी भी जीन यानी सिस्टॉन के शुरू में देखेंगे तो प्रोमोटर स्थल और अंत में क्या होता है, समापन स्थल होता है। और ये जो अनुलेखन के दौरान ये जो प्रोमोटर स्थल पर ही आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे, विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा अगर कोई अनिषेचित मानव अंडा है तो उसमें सामान्य तौर पर एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा।
अब यहाँ जरा एक बात ये समझ लीजिए, आपको ये मालूम है कि मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो 22 जोड़े होते हैं ये समान लिंगी गुणसूत्र होते हैं, जिसको क्या नाम से जाना जाता है? ऑटोसोम्स के नाम से। और जो अगला एक जोड़ी यानी कि 23वां जोड़ा जो होता है ये असमान लिंगी होता है, जिसको क्या कहते हैं? हेट्रोसोम्स। यही जो 23वां जोड़ा होता है ये मानव में लिंग निर्धारण का काम करता है, यानी हेट्रोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग सेक्स। ठीक है, यानी कि क्या उसका लक्षण होगा? ये मानव का लिंग निर्धारण करने का काम कौन करता है? हेट्रोसोम्स करता है। ठीक है, यानी वो नर होगा कि मादा होगा, ये बात कैसे डिफाइंड होगी? ये 23वां जोड़ी गुणसूत्र में होगी, यानी नर में ये एक्स वाई और मादा में ये एक्स एस होगा। ठीक है, एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए कि जो स्त्रियों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 अगुणित युग्मक अंडे यानी एक्स एक्स बनते हैं, यानी स्त्रियों में ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और वहीं अगर पुरुषों में देखेंगे तो ये समसूत्री विभाजन द्वारा जो युग्मक बनते हैं वो एक्स वाई बनते हैं। इतनी बात आप यहाँ पर बिल्कुल याद रखेंगे, कई प्रश्नों में इसकी उपयोगिता आपको दिखाई देगी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हंसिया कोशिका रक्ताल्पता यानी सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? तो आपका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तर के कारण। ठीक है, और ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये कैसा है? आनुवांशिक रक्त रोग होता है, यानी आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि सिकल सेल एनीमिया में माता पिता में से कोई एक बीमारी का वाहक हो सकता है। ठीक है, यानी विकल्प बी सही होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22 देख लीजिए। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो आपका सही जवाब होगा वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कम होता है, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, वर्णांधता में रोगी को लाल और हरे रंग के पहचानने में प्रॉब्लम आती है और इस रोग में मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, ये प्रश्न में ही पूछा गया था। और स्त्री तभी प्रभावित होती है जब इनके दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स प्रभावित हो जाए। और याद रखिएगा, लेकिन इसकी वाहक कौन होती हैं? वाहक स्त्रियां होती हैं। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं कौन से? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 45 गुणसूत्र। ठीक है, यानी जो टर्नर सिंड्रोम है ये क्या है? ये एक आनुवांशिक विकार है। ठीक है, और ये लड़कियों के विकास को प्रभावित करता है। यह रोग अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता से उत्पन्न होता है। ठीक है, इतनी बात आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। और इसमें क्या हो जाता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कम होकर 45 हो जाती है, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। है, आलू पर्ण वेलन विषाणु किसके द्वारा प्रेषित होता है? तो ये एफडेस के द्वारा प्रेषित होता है, यहाँ पर विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि टोक्साफेन कीटनाशी के रूप में कार्य करता है, तो किस रूप में? तो ये उदर विष के रूप में कार्य करता है, यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चे के रूप में होते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? यानी ऐसे जानवर जो अंडे के फॉर्मेट में नहीं सीधे बच्चे के फॉर्मेट में जन्म देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जरायुज। ठीक है, यानी कि वायवीप्रस जानवर। ठीक है, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। यानी ऐसे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहते हैं, जैसे उदाहरण के स्वरूप मनुष्य हो गए, चमगादड़ हो गए, खरगोश हो गए, घोड़ा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कुछ अंडे के माध्यम से जो बच्चे पैदा होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको अंडज कहते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या है? शुतुरमुर्ग हो गए, सांप हो गए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? तो आपका यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, त्रिकक्षी हृदय का पाया जाना। यहाँ पर कितने हृदय होते हैं? 4 कोष्ठी हृदय होते हैं। ठीक है, यानी विकल्प बी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये विशेषता स्तनधारियों की विशेषता में नहीं आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा यानी कीट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 का सी विकल्प देखिए, कह रहा है कि इसमें प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं, ये कीट के संदर्भ में कथन सही नहीं है, यानी यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये बात सही है कि प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है और इसी के अंतर्गत वर्ग इंसेक्टा यानी कीट आता है। और एक बात याद रखिएगा कि इसके शरीर का जो बाहरी कंकाल होता है ये काइटिन का बना होता है, और ये विकल्प में दिया है कि इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, ये आपने पढ़ा। और एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि इसमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ये खुला होता है। यदि इसके उदाहरण की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट और मच्छर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद है जिसमें अमीबा अपने भोजन को निगलता है? तो आपका सही जवाब होगा स्यूडोपोडिया, यानी विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि अमीबा की खोज किसने की थी? तो अमीबा की खोज 1755 में रसेल वॉन रोशेनहॉफ द्वारा की गई थी और अमीबा प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। 29 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 30 पूछ रहा है कि एक कीट की रक्त शर्करा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? ट्रेहालोज।
ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ट्रेहालोज जो है ये डाइसैकेराइड शर्करा है, ठीक है, जो मुख्य तौर पर किसके अंतर्गत आती है, ये मुख्य तौर पर कीट, शैवाल, खमीर, कवक और पौधों में पाया जाता है, ठीक है, क्या नाम है, ट्रेहालोज, ठीक है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि इनमें से कौन उड़ सकता है, तो आपका सही जवाब होगा हॉर्नबिल, ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और हॉर्नबिल को क्षेत्रीय भाषा में धनेश कहा जाता है, ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौन सी जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, बी हमिंग बर्ड, यानी यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और ये चिली के वनों में पाई जाती है, ठीक है, विकल्प बी हमिंग बर्ड। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रेगिस्तान के जहाज के नाम से किस जानवर को जाना जाता है, तो आपका सही जवाब होगा ऊँट को रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी है और ये कई दिनों तक पानी स्टोरेज करके उससे काम चला लेता है। साथ ही साथ ऊँट के पैर जो होते हैं ये गद्दीदार होते हैं और ये रेगिस्तान में चलने में सहायक होते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है, तो आपका सही जवाब होगा पनामा का दीमक, यानी विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से कौन पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, स्कोलियोडोन, यानी विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ये किस वर्ग में आता है, तो ये मत्स्य वर्ग में आता है, ठीक है, कौन, स्कोलियोडोन। और बाकी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी के सभी स्तनपायी प्राणी समूह में आते हैं, यानी 35 का सही जवाब होगा विकल्प बी, और ये जो बी है ये मत्स्य वर्ग में आता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है, तो आपका सही जवाब होगा गिरगिट, ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि केचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो नेफ्रीडिया, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। नेफ्रीडिया जो है ये केचुए का उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है, और केचुए का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो क्या होगा, लुब्रिसीना, और ये द्विलिंगी जंतु होता है, ठीक है, और इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, किसको, केचुए को, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण है जिसको आपको जानना जरूरी है कि केचुआ, जोंक और नेरिस इनके उत्सर्जी अंग को नेफ्रीडिया कहा जाता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं, तो आपका सही जवाब होगा ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा अधिकांश कीट श्वास लेते हैं, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। जरा ट्रेकिया प्रणाली क्या है ये समझ लीजिए। एक बात याद रखिएगा कि जो कीटों के श्वसन अंगों में भारी भिन्नता होती है दूसरे मानव की अपेक्षा, जो कीट होते हैं इसमें फेफड़े नहीं होते, इसके स्थान पर गैसों के आदान प्रदान के लिए देह गुहा में रक्त में तैरती हुई श्वास नलिकाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। अभी आपने पढ़ा आंसर में बताया ना कि कीट श्वास किसके माध्यम से लेते हैं, ट्रेकिया के माध्यम से लेते हैं, ठीक है, तो ये आपने समझा, विकल्प डी सही होगा। अगला देखिए, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है, तो मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है, बुक लंग्स। बुक लंग्स का मतलब क्या होता है, मैलपीघी नलिकाएं, यानी मैलपीघी नलिकाओं को ही बुक लंग्स कहते हैं। मकड़ी तथा कीटों में ये धागे के समान ये उत्सर्जी अंग होता है जिसको क्या कहा जाता है, बुक लंग्स या मैलपीघी नलिकाएं, ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे, विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं, तो आपका सही जवाब होगा 30, यानी जो वयस्क बिल्ली होती है उसके 30 दांत होते हैं, जो अवयस्क होते हैं उनके 26 दांत होते हैं, ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 41 पूछ रहा है कि प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग्स ब्लॉक के बने होते हैं जिन्हें किस नाम जाना जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको एमिनो एसिड के नाम से जाना जाता है, यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आपको ये पता है कि जो एमिनो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, छोटे छोटे इकाइयों से इसका निर्माण होता है, जो आपने पहले प्रश्न में भी पढ़ा था कि ये एमिनो अम्ल से बना होता है और लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से ये प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, यानी आपका यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, ये बात इसमें आप याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु यानी छोटी आंत होती है, तो आपका सही जवाब होगा शेर की। याद रखिएगा, आंतों की लंबाई के आधार पर जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो जो शाकाहारी जंतु की अपेक्षा उनकी बहुत छोटी आंत होती है, ठीक है, जैसे शेर, बाघ, चीता, इनकी जो है लघु यानी छोटी आंत होती है, वहीं मनुष्य में सबसे लंबी आंत पाई जाती है। यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% कहाँ से होता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, छोटी आंत, यानी हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज का अवशोषण मतलब जो 90% अवशोषण है वो छोटी आंत द्वारा होता है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 45 देखिए, पूछ रहा है कि हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व और खनिजों का 90% किस भाग के द्वारा सोख लिया जाता है, तो अभी आपने पढ़ा है छोटी आंत के द्वारा, यानी विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि
टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे होता है? तो टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे होता है? लार से टाइलिन एंजाइम का संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सीकम पाचन में काम आता है, तो आपका सही जवाब होगा सेल्यूलोज। यानी सीकम जो होता है ये छोटी आंत का भाग होता है जो सेल्यूलोज के पाचन वाले इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि मनुष्य में काफ़ी छोटा होता है, ये अवशोषी अंग के तौर पर पाया जाता है, जबकि अगर आप शाकाहारी जो जानवर होते हैं इसमें पूर्ण विकसित और उपयोगी अंग के तौर पर क्या पाया जाता है? सीकम पाया जाता है। यहाँ पर विकल्प क्या होगा? सी सही हो जाएगा। सीकम सेल्यूलोज पाचन के काम आता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका यकृत जो है ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, यकृत का एक काम और आपको याद रखना होगा, जो अतिरिक्त शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट जो होती है, उसको ग्लाइकोजन के तौर पर ये संचित करता है। और एक महत्वपूर्ण बात और कि यकृत में विटामिन B12, ए और विटामिन डी, इसके साथ ही साथ लोहा और तांबा भी संचित रहता है। यहाँ पर विकल्प बी का ये और काम आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रश्न संख्या 50 देखिए, पूछ रहा है कि मनुष्यों में अग्र चौड़क दांतों का चौड़क दांतों के साथ अनुपात क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 संबंधे 3। ठीक है, यानी कि जो अग्र चौड़क होते हैं ये 2 और चौड़क जो होते हैं ये 3 होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। जरा इसको और थोड़ा सा विस्तार में देख लीजिए। जो व्यक्ति के जबड़े होते हैं उसमें 16 ऊपरी दांत और 16 निचले दांत होते हैं, कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। और जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृंतनक, 1 रदनक, 2 अग्रचौड़क और 3 चौड़क दांत होते हैं। इसीलिए आपने ऑप्शन में अभी 2 संबंधी 3 वहां पर टिक किया है। एक बात और याद रखिएगा, मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं। एक होता है बाल्यावस्था में 20 दांत, जिसको दूध के दांत कहते हैं, और बाद में वयस्क में ये कुल 32 दांत होते हैं। ठीक है, जिन्हें स्थायी दांत के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो वो इनेमल होता है, जो दांत के ऊपरी सिरे पर पाया जाता है, जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यकृत यानी जिगर। ठीक है, यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 52 पूछ रहा है कि किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पित्ताशय किसके अंतर्गत होता है? यकृत। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखिए यकृत के बारे में कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और इसके नीचे भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है, और यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस जो होता है इसी पित्ताशय में संचित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, पूछ रहा है कि भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा चौड़क, यानी विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने इन नामों को देखा और इनकी संख्या को देखा था। जरा ये समझ लीजिए कि कृतनक जो होता है ये आगे के जो चपटे और धारदार दांत होते हैं जो भोजन को काटने के काम आते हैं। कृतनक का काम काटने का होता है। वहीं अगर आप रदनक की बात करेंगे तो ये नुकीले होते हैं, ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। और वहीं साथ ही साथ अग्र चौड़क या चौड़क दांत जो होते हैं ये भोजन को पीसने यानी चबाने का काम करते हैं, जो प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? अभी आपने पढ़ा यकृत द्वारा पित्तरस का स्राव होता है, और ये जो पित्तरस होता है ये पित्ताशय में संचित होता है, यानी यहाँ पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है, यानी लाल रुधिर कणिकाएं होता है। ठीक है, यहाँ एक बात आप याद रखिएगा, ये जो रुधिर कणिकाएं होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक आपने अभी पढ़ा आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं, एक होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं, और एक होता है प्लेटलेट्स। ये रुधिर कणिकाओं के 3 प्रकार हैं। अभी हमने आपको बताया कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इनका औसत कार्यकाल कितना होता है? कार्य 120 दिन का। अगर ये पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो आपका जवाब होगा अस्थि मज्जा में। और यदि ये पूछा जाए कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है तो इसकी मृत्यु यकृत यानी के अलावा प्लीहा में होती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। ठीक है, यानी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में और मृत्यु होती है प्लीहा में। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा इसका कारण है हीमोग्लोबिन, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आप हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे तो एक निकलता हिम, ये हिम जो होता है यही एक वर्णक होता है, यानी ये कलर प्रोवाइड करता है, यानी रक्त के लाल होने का कारण हिम नामक वर्णक है। वहीं जो ग्लोबिन होता है ये एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये 2 बात याद रखेंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो इससे एनीमिया रोग होता है। ठीक है, अगला देखिए, करें कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन
है निम्नलिखित में से वो किसका वहन करती है। अभी हमने चर्चा भी की, ये ऑक्सीजन का वहन यानी ये ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करते हैं, किसके माध्यम से रक्त गुर्दे में प्रवेश करता है, तो आपका सही जवाब होगा वृक्क धमनी के माध्यम से, ठीक है, रक्त गुर्दे में प्रवेश करता है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है, तो अभी आपने पढ़ा था अस्थि मज्जा में बनती है, यहाँ पर विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि सामान्य मनुष्य के रक्त में प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है, ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 से 15.6 ग्राम प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, क्लियर हो गया। और अभी हमने आपको इसके पूरे हीमोग्लोबिन के संगठन के भी बारे में बता दिया था, ठीक है, और ये भी आपने देखा कि ये गैसों के परिवहन में मुख्य रूप से ऑक्सीजन के, ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए, 14 से 15.6 ग्राम। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है, यानी ये हर प्रकार के ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब जरा इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लीजिए। अगर आप बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण रक्त समूह होते हैं, इसमें देखिए अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि इन रक्त समूहों की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, पहली बात। अगर आप ए रक्त समूह को देखेंगे तो इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। अगर बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। अगर आप ए बी रक्त ग्रुप की बात करेंगे, जिसको अभी आपने सर्वग्राही कहा है, इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, इसमें ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे रक्त समूह ओ की, जिसको सर्वदाता कहा जाता है, इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है और एंटीबॉडी ए और बी उपस्थित होता है। इस बात को भी याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है, इसकी खोज करने वाले प्रथम कौन थे, तो याद रखिएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, यानी रुधिर के संचार कैसे होता है इस बात को बताया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक बात और याद रखिएगा, रुधिर के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि रुधिर कैसा है, तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, और रुधिर कणिकाएं जो होती है प्लाज्मा हीमोग्लोबिन प्लाज्मा प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर रुधिर परिसंचरण की बात कर रहे हैं तो आपको दो बातें याद रखनी होंगी, एक होता है खुला परिसंचरण, एक होता है बंद परिसंचरण। जो खुला परिसंचरण होता है उसके उदाहरण किसके, जैसे तिलचट्टा, पौन, कीट, मकड़ी, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, ये बात इतनी आप कम से कम याद रखेंगे। अब आ जाइए 63, कह रहा है कि रक्तचाप किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा रक्तचाप इस विकल्प में दिए गए सभी यानी इनमें से सभी पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अब जरा रक्तचाप के बारे में कुछ बातों को समझ लीजिए। अगर आप रक्त में औसत रक्तचाप की बात करेंगे तो ये कितना होता है, 120/80 होता है, ठीक है। याद रखिएगा धमनियों में जो रक्त का दाब होता है उसकी दो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। पहले को आप प्रकुंचन दाब कहते हैं यानी सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरे को कहते हैं प्रसारण दाब यानी डायसिस्टोलिक प्रेशर। अगर आप प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर की बात करेंगे तो ये 120 मिली Hg होना चाहिए, और वहीं प्रसारण दाब यानी जिसको आप डायसिस्टोलिक कह रहे हैं वो 80 मिली Hg होना चाहिए, जिसको आपने शुरुआत में 120/80 कहा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रक्त का पीएच क्या होता है, तो याद रखिएगा रक्त का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक कुछ बातों को और देख लीजिए रक्त के संदर्भ में। अभी आपने देख लिया कि रक्त जो होता है ये तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, शरीर के मीसोडर्म में। एक औसत अगर मान लीजिए 70 किलोग्राम वयस्क में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जो कि शरीर के भार का 7 से 8% है, और आयतन के अनुसार 1/13वां भाग होता है, ठीक है। और इसमें आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हिम वर्णक के कारण लाल रंग का होता है। और ये जो रुधिर होता है ये क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच क्या है, 7.4। अभी आपने कल पढ़ा था कि यदि 7 से एबव होगा तो क्षारीय और 7 से कम होगा तो अम्लीय, ठीक है। तो यहाँ पर रुधिर कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रुधिर का पीएच क्या होता है, तो अभी आपने पढ़ा 7.4, यानी आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी, यानी 7.3 से लेके 7.5 के बीच। अगला देखिए, कह रहा है कि रक्त का पीएच 7.4, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला, रक्त कैसा होता है, तो अभी हमने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया, रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, तो रक्त आयतन द्वारा मानव प्लीहा नियंत्रित होती है, यानी विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जो मनुष्य में प्लीहा होता है इसका रंग कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मनुष्य में लाल रुधिर
रुधिराणु का जीवन काल क्या होता है, तो अभी आपने पढ़ा था 120 दिन, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो इसका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाती हैं, तो आपने अभी पढ़ा है लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाओं का मतलब रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, और उसमें आपने क्या पढ़ा था, जो हीमोग्लोबिन होता है यह ऑक्सीजन के परिसंचरण में सहायक होता है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 55 से 60%। ठीक है, याद रखिएगा मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है ये 55 से 60% होता है, और जो 40 से 50% होते हैं ये रुधिर कणिकाएं होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखेंगे। अगर आप प्लाज्मा को, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 55 से 60% रक्त में प्लाज्मा होती है। अगर आप प्लाज्मा को भी फिर तोड़ेंगे तो प्लाज्मा में 90% जो होता है ये जल होता है, और 10% भाग जो होता है ये प्रोटीन और कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ इसमें होते हैं। और याद रखिएगा कि पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रक्त समूह ओ कहलाता है, तो अभी चर्चा हुई थी सर्वदाता कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, और इसके बारे में अन्य डिटेल चर्चा हम लोगों ने की है। अगला मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, प्लीहा। यहीं पर रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये क्या होते हैं, नष्ट होते हैं, इन्हें यहीं पर उसको कब्रगाह भी कहा जाता है, और इसे मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ए सही हो जाएगा, प्लीहा, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, यानी तिल्ली भी कहा जाता है, और ये सभी कशेरुकी में पाया जाता है। ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है, तो आपका सही जवाब होगा 7%। ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 75 पूछ रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति में लाल रुधिर कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितने मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4.6 से लेकर 6.2 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 4.6 से 6.2। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है कौन सा, तो आपका सही जवाब क्या होगा, बायां नीलय, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। बायां नीलय जो होता है ये मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। याद रखिएगा मानव का जो शरीर होता है मनुष्य का, ये 4 कोष्ठक में होता है। इसमें दायां और बायां अलिंद और दायां और बायां निलय होता है। ठीक है, जिसमें सबसे मजबूत और सबसे बड़े की बात हुई है बायां किसकी, निलय की, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर बायां निलय के बारे में एक बात याद रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन रुधिर युक्त रुधिर होता है, और फिर भी इसमें वेग इतना होता है कि ये महाधमनी में भेजी जाती है ताकि पूरे रुधिर में ये पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। अगला देखिए कि उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर कितना होने की स्थिति में प्री डायबिटीज माना जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, 100 से 25 अगर हो जाए तो इसको प्री डायबिटीज माना जाता है, यानी डायबिटीज होने के पहले का लक्षण प्री डायबिटीज कहलाता है, यानी आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है। अभी आपने लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या देखी थी 4.6 से 6.2 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। यहाँ पर श्वेत रक्त कोशिकाओं का पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4.5 से लेके 10,000 प्रति घन मिलीमीटर, यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात करें तो इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, और इसका जीवन काल 2 से 5 होता है। ठीक है, और श्वेत रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, इसीलिए श्वेत दिखाई देती हैं, और ये रोगाणु होते हैं, इनसे शरीर की रक्षा करता है कौन, WBC। ठीक है, और आकार और संरचना की बात करेंगे तो ये अमीबा के समान होता है, इसमें केंद्रक होता है। इतनी बात आप WBC के बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन, यानी कि ये किसका रासायनिक नाम है, विटामिन के का। ठीक है, यानी कि फिलोक्विनोन यानी विटामिन के की कमी के कारण रक्त स्कंदन विकार होता है, यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मनुष्यों के किस अंग में कोरोनरी यानी परिहृद धमनी विद्यमान होती है, तो आपका सही जवाब होगा हृदय में। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक है, ये 81 का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्रोमियम सी। ठीक है, जरा यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझ लीजिए, कुछ बातों को आपने पहले ही पढ़ लिया है, यहाँ पर जरा ये समझ लीजिए कि जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा में आपने पढ़ा था कि इसमें रुधिर में ये 55 से 60% भाग होता है, और प्लाज्मा भी 2 पदार्थ होते हैं, एक होता है कार्बनिक पदार्थ और एक होता है अकार्बनिक पदार्थ।
यदि हम अकार्बनिक पदार्थ की बात करें तो इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर यानी तांबा, मैग्नीशियम सल्फेट, ये होता है अकार्बनिक। और कार्बनिक कौन सा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, तांबा पदार्थ और हार्मोन्स। ठीक है, तो आप विकल्प में देख रहे हैं कहीं पर भी क्रोमियम जो है इसमें नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम जो है ये रक्त में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे, बाकी चीज़ें आपने पहले ही देख ली हैं। और रुधिर में 40 से 50% रुधिराणु होते हैं, ये इसके बारे में भी आपने अभी पहले देखा है। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 7 से 8%। ठीक है, ये भी आप देख चुके हैं, यानी विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है, तो आपका सही जवाब होगा कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कैथ लैब जो होता है एक अस्पताल या क्लिनिक में एक जांच कक्ष होता है। ठीक है, अगला देखिए, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, हृदय की कमजोरी। यानी जो ईसीजी होता है या ईकेजी होता है, जिसको आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग जो है हृदय की गति की जांच के लिए किया जाता है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करने का काम करता है, तो आपका सही जवाब होगा मेडुला ऑब्लांगाटा, यानी विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लांगाटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो मुख्य कार्य की बात करें तो ये उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल का क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों और श्वसन का नियंत्रण करती है कौन, मेडुला ऑब्लांगाटा। और कहाँ पर होता है, ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, ऊर्जा का सिक्का यानी क्वाइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है किसको, एटीपी को। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, श्वसन। श्वसन जो है ये जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, यहाँ पर 87 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मनुष्यों के उस अंग या भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, केशिकात्मक त्वक। यानी ये क्या कर रहा है, ये एक उत्सर्जी अंग से संबंधित है जो किडनी का भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, सी, केशिका त्वक। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उच्छादन यानी अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रस्वेदन, यानी विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाई पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, और एक याद रखिएगा, प्रत्येक नेफ्रॉन एक मैलपीघी काय से बना होता है जो कि एक वोमेन संपुट और रुधिर कोशिकाओं के जाल से मिलकर बना होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है, तो आपका विकल्प क्या होगा, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है। 91 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किडनी तथा गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, अंतः प्रकोष्ठित का यानी अल्नर धमनी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा प्रवेश करता है, अल्नर धमनी के द्वारा, यानी आप विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है, तो आपका सही जवाब होगा यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो अनावश्यक अमीनो अम्ल को यकृत यूरिया में बदलता है। ठीक है, और यह क्रिया दो भागों में संपन्न होती है। एक क्या होता है, एक को आप कहते हैं डी एमिनेशन और दूसरा होता है यूरिया निर्माण। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि मूत्र का असामान्य घटक है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्बुमिन। ठीक है, मूत्र का असामान्य घटक क्या है, एल्बुमिन। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, याद रखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति में मूत्र में 95% जल और 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, पोटेशियम ऑक्साइड ये सब होती है, और एल्बुमिन जो होता है ये असामान्य घटक होता है। अगला प्रश्न है, यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कौन संलग्न हो जाए, प्रोटीन, यानी प्रोटीन के अणु जो है ये अपशिष्टों के साथ संलग्न होकर उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो यकृत कोशिकाएं हैं ये प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप, ठीक है, उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पहली बात ये समझ में आ गई, यानी कि जो प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप जो अभी प्रश्न में पूछा जा रहा था। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि शरीर जो में
यकृत सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री होती है और यकृत में फाइब्रिनोजेन जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण होता है यहाँ पे, जो रक्त का थक्का बनने में भी सहायक होता है। और याद रखिएगा, जहर खाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की जांच भी यकृत में ही की जाती है, ठीक है। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन कितना होता है, 1.5 से 2 kg होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब होगा न्यूरॉन, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, ये मेरु रज्जु का क्या है, महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि जो मेडुला ऑब्लांगाटा का पिछला भाग मेरु रज्जु बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने देख लिया कि इसके द्वारा क्या काम होता है, तो इसके द्वारा हृदय के तेज गति से स्पंदन, खांसना, पलकों का झपकना, ठंड में कांपना आदि प्रतिक्रियाएं जो होती हैं ये मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। अगला देखिए, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं यानी क्रैनियल पाई जाती हैं, जबकि 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये दोनों प्रश्न पूछ सकता है कि क्रैनियल यानी कपाल तंत्रिकाएं, तो आपका जवाब होगा 12 जोड़ी, और अगर पूछे स्पाइनल तंत्रिकाएं तो आपका जवाब होगा 31 जोड़ी। यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प बी 12। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो अभी आपने पढ़ा था मेडुला ऑब्लांगाटा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मेरुदंड, यानी विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। अभी मैंने आपका इसका जिक्र किया था, स्पाइनल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, 31 जोड़ी। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और 12 जोड़ी क्या होती हैं, कपाल तंत्र, यानी 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका, जिसको मेरुरज्जु या रीढ़ तंत्रिकाएं भी कहते हैं, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है तो कैसा बनता है। तो ये वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि मानव नेत्र की जो न्यूनतम दूरी होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी बात पूछी जाती है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी उर्वरिका। इसको इंग्लिश नाम याद रखिएगा, फीमर जिसको कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है जो कहाँ पर होती है, जांघ में होती है, ये बात याद रखेंगे। यहाँ पर अगर जब कभी आपको इस तरह से हिंदी नाम दे दे तो उसके इंग्लिश वाले पोर्शन में आप जाके देख लेंगे तो वहाँ पे आपको फीमर दिखाई देगा, तो आप उसको इजीली टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है। तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ जरा हाथ की हड्डियों के बारे में देख लीजिए। हाथ की हड्डियों के बारे में अगर आपको समझना हो तो ये इसमें ऊपरी बाहु में, अग्र बाहु में, कलाई में, हथेली में और अंगुली में ये अस्थियां इसमें पाई जाती हैं। अब जरा एक एक करके देखिए। अगर आप बात करेंगे ऊपरी बाहु की, तो ऊपरी बाहु में कौन सी पाई जाती है, तो इसमें ह्यूमरस पाई जाती है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे अग्र बाहु की, तो इसमें क्या पाई जाती है, तो इसमें रेडियस अल्ना पाई जाती है नामक हड्डी। अगर आप बात करेंगे कलाई में, तो इसमें 2 पंक्तियों में 8 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो स्नायु से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे इन स्नायु से जुड़ी 8 छोटी छोटी अस्थियों को किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहा जाता है कार्पल्स के नाम से, ठीक है। और हथेली में जो पाई जाती है इसको कहा जाता है मेटाकार्पल्स, ठीक है, जो आपके ऑप्शन में पूछा गया है। और ये जो मेटाकार्पल्स होती हैं ये 5 लंबी अस्थियां होती हैं। अगर उंगलियों में बात करें तो इसमें छोटी छोटी 14 अंगुली अस्थियां होती हैं और अंगूठे में 2 और अन्य उंगलियों में 3 होती है, ठीक है। इतनी बात आप यहाँ पर मोटी मोटी याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो आपका सही जवाब होगा स्टेपी, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ये कान के मध्य में पाई जाती है। आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार किरोप्टिस्ट किससे संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये पाँव से संबंधित है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला देखिए, यानी यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हृदय का अध्ययन तो ये होता है कार्डियोलॉजिस्ट, अगर ध्वनि का अध्ययन तो ये फोनेटिक्स होता है, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए, अवटू यानी थायराइड ग्रंथियों के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन जरूरी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आयोडीन का, यानी थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्यकाज के लिए आपको आयोडीन का सेवन करना चाहिए। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है।
बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा अवटु ग्रंथि, यानी अभी आपने पढ़ा था, जिसको आप क्या जानते हैं, थायराइड ग्रंथि के नाम से जाने जाता है। ठीक है, ये मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। ठीक है, और इसमें दो हार्मोन्स, एक क्या होता है थायरॉक्सिन और एक क्या होता है ट्राई आयो थायरोनिन। ठीक है, ये दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक बात और आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, यहाँ प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब होगा विकल्प बी। जरा इसके एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। इसके एक्सप्लेनेशन में एक महत्वपूर्ण बात और बताई जा रही है कि ये हार्मोन शरीर मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज करके शरीर की गतिशीलता को बनाए रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरे हार्मोन का नाम क्या लिखा हुआ है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, और दूसरा क्या है, थायरॉक्सिन। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 109, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? तो आपका सही जवाब क्या होगा, थायरॉक्सिन। ठीक है, जिसका अभी आपने नाम पढ़ा था। ठीक है, ये कहाँ से स्रावित होती है, थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से कौन आवश्यक है? तो अभी आपने पढ़ा था किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हार्मोन 2,4-D का प्रयोग जो है ये तृणनाशक के तौर पे होता है। यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क के नीचे के हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि के तौर पे भी जाना जाता है। ये मनुष्य में मक्का के दाने के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए प्रश्न संख्या 113, पूछ रहा है कि एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं वो कौन सी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अग्नाशय, यानी विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात और याद रखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी दोनों कार्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, जो अंतःस्रावी भाग होता है इससे इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन और बहिस्रावी भाग से क्षारी अग्नाशय रस निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखेंगे। अगला देखिए, हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि से निकलता है? तो अभी आपने देखा है कि अग्नाशय का जो अंतःस्रावी भाग होता है वहां से इंसुलिन निकलता है, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि की लैंगर-हैंस द्वीपिका की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बातें और याद रखिए। एक बात याद रखिएगा, अगर इंसुलिन का अल्प स्रावण होगा तो मधुमेह रोग हो जाता है, यानी इसी को आप लोग डायबिटीज कहते हैं। और यदि इंसुलिन का अधिक स्रावण होता है तो इसको आप कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखेंगे। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग ने और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में की थी। ये बातें आप याद रखिएगा। और इंसुलिन का काम क्या होता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये स्त्रीलिंग हार्मोन होता है और ये मादा में जनन अंगों के विकास और उनकी सेक्स प्रवृत्ति को नियमित करने के लिए, निगमित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसका? एस्ट्रोजन का, यानी एस्ट्रोजन का संबंध किससे होता है? स्त्री से होता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो याद रखिएगा सिक्रेटिन। ये जो सिक्रेटिन हार्मोन है ये आंतों की ग्रंथियों में स्थित ड्यूडेनम की एस सेल से स्रावित होता है। ठीक है, बाकी जो है ये किससे? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये पुरुष हार्मोन होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन का चयन करें जो बच्चों में बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोमैटोट्रोपिन। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और ये हार्मोन जो है ये प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, कौन? सोमैटोट्रोपिन। और ये बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इंसुलिन क्या होता है? हार्मोन होता है। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि इंसुलिन का खोज, तो अभी आपने पढ़ा है फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट द्वारा 1921 में। और जो इंसुलिन होता है इसके माध्यम से ये क्या करता है? शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि इंसुलिन के अति श्रावण से कौन सा रोग होता है? तो मैंने अभी आपके पिछले एक्सप्लेनेशन में बताया था कि यदि इंसुलिन का अल्प श्रावण हो यानी कम श्रावण हो तो मधुमेह रोग, और अति श्रावण हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया, यानी विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भ्रूण के किस चरण में मानव के सभी अंगों की पहचान की जाती है? तो आपका सही जवाब होगा फीटस।
ठीक है, यानी भ्रूण के फीटस चरण में मानव शरीर के सभी अंगों की पहचान होती है, यानी इसमें बच्चों के विकास और उस बच्चों की समस्या होने वाली समस्याओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, फीटस चरण में। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा, डिंब वाहिनी नली जो है ये स्त्रियों से संबंधित होती है, न कि पुरुष प्रजनन प्रणाली से। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शन है ये पुरुष प्रजनन प्रणाली से संबंधित है। यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब होगा ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी जो होता है, यानी इसको महिलाओं की नसबंदी का ये नाम है, ट्यूबेक्टॉमी। इसमें फेलोपियन ट्यूब को काटकर बांध किया जाता है, यानी इसको महिलाओं की नसबंदी कहा जाता है, ट्यूबेक्टॉमी को। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, यदि कभी आपसे पूछा जाए कि पुरुष नसबंदी को किस नाम से जानते हैं, तो इसको वेसेक्टॉमी, यानी जो विकल्प बी में दिया है ये पुरुष नसबंदी, वेसेक्टॉमी, और महिलाओं में जो फेलोपियन ट्यूब को काटकर बांधना, इसको कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, यानी महिला नसबंदी। विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक। ठीक है, यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि संतरे में बहुतायत में होता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी, यानी विटामिन सी जो होता है ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, यानी विकल्प ए सही होगा, विटामिन सी बहुतायत मात्रा में संतरे में। अब अगर पूछा जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। इतनी बात आपको यहाँ पर विटामिन सी के बारे में जानना होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। एक बात और याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो विकल्प में दिया है रेटिनॉल, और इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते वो सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं? सोयाबीन से बना एक उत्पाद जो समान पोषक तत्व प्रदान करता है, यदि उसे किसके साथ फर्टिफाइड किया गया हो? तो याद रखिएगा, यदि उसे कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए के साथ फर्टिफाइड किया गया हो तो आप दूध की जगह पर उसका विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार ने हाल ही के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। निम्नलिखित में से कौन से दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, आयरन और आयोडीन। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये डबल फोर्टिफाइड नमक है, आयरन और आयोडीन। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों द्वारा और दांतों में संग्रहित होता है? तो आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 99%। और जो 1% कैल्शियम बचता है ये रक्त और मांसपेशी और अन्य ऊतकों में पाया जाता है, बल्कि जो 99% होता है ये हड्डी और दांतों में संग्रहित होता है। ए ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन B12 को इंगित करता है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामीन। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, कोबालामीन। ठीक है, यहाँ पर जरा कुछ अन्य के रासायनिक नाम देख लीजिए, जैसे B1, तो B1 विटामिन का क्या होगा? थाइमिन। B6 विटामिन को क्या कहेंगे? पायरिडॉक्सिन। B12 को कोबालामीन या साइनोकोबालामीन। अगर B3 की बात करें तो नियासिन। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। अगला करा कि वसा में घुलने वाले विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, डी, ई और के। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नाम दिया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये इनके रासायनिक नाम भी आप याद रखेंगे। अगला, निम्नलिखित विकल्पों के जरिए हमारे शरीर में एमिनो एसिड प्राप्त होता है। तो अभी आपने कई बार ये पढ़ लिया है कि जो प्रोटीन होता है इसका निर्माण ही लगभग 20 एमिनो एसिड के मिलने से बनता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी। ठीक है, यानी एमिनो एसिड चाहिए तो प्रोटीन के जरिए। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? तो अभी आपने पढ़ा था, यहाँ पर विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए जरा कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों को देख लीजिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन और मैग्नीशियम, मैग्नीज जस्ता। ठीक है, ये होते हैं कौन से? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसमें कौन सा नहीं आता है? तो नाइट्रोजन इसमें नहीं आता है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो सकता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विटामिन सी। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? तो इनमें से किस में होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, किसमें? घी में। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से
हमारे भोजन आहार में प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो प्रोटीन घटक किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? वृद्धि और मरम्मत के लिए, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4.10, ठीक है। और जो प्रोटीन होता है ये आपको मालूम है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है, ठीक है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 7%, ठीक है। यानी 7% वसा और शुगर को यहाँ पर अनुशंसित किया गया है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग द्वारा निर्देशानुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा 1600 से लेकर 2400, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के निर्देशानुसार 30 वर्ष से अधिक उम्र के स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं को दैनिक कैलोरी, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या जाएगा? 1600 से 2400, ठीक है। यानी चाहे वो निष्क्रिय लिखे चाहे स्थानबद्ध लिखे, बोथ आर सेम, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, कैल्शियम के बाद फास्फोरस हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। और याद रखिएगा, कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी की बीमारियों में सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा, और ये दांत और हड्डी को कमजोर होने से बचाता है, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पोषक तत्वों की 6 श्रेणियों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज के अलावा कौन सा है? ठीक है, तो जो 6 श्रेणियां होती हैं इसमें यहाँ पर 5 का नाम दिया, छठवां जो है वो है जल यानी पानी, ठीक है। इन पोषक तत्वों के अवयव में छठवां कौन सा है? पानी। और बाकी 5 कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एक बात आपको पता होगी कि विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फंक महोदय ने 1911 में। और यहाँ पर आपने देख लिया है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन है? ए, डी, ई, के, और वहीं जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो शरीर की लगभग 60 से 70% ऊर्जा की पूर्ति करता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि आलू निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है? तो आपका सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के कुछ अन्य स्रोत को देख लीजिए, आप पहले भी देख चुके हैं, गेहूं, चावल, मक्का, गुड़, शक्कर, शहद, आलू, केला, सलजम, दूध, पके फल। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसमें प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं? तो आपका सही जवाब होगा फाइटोन्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स में प्रतिऑक्सीकरण और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो क्या करता है? मानव की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, ताकि उसकी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया तेज हो सके, ठीक है। और शरीर में टॉक्सिन को बाहर निकालकर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि गोभी, पालक, मेथी, भिंडी, ब्लूबेरीज और पपीता इसमें ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल ऊर्जा सेवन से कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक जो कैलोरी प्रदान करती है, तो याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर घबरा के गलत आंसर मत टिक कर दीजिएगा, हड़बड़ाहट में ये गलती हो सकती है। यहाँ पूछ रहा है कि प्रोटीन कितने पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 पोषक तत्वों में होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन 3 पोषक तत्वों में से एक प्रोटीन है जो कैलोरी में देता है। अगर ये पूछता कि प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है, तब आपका जवाब होता 4 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, 3। यानी 3 पोषक तत्वों में एक प्रोटीन भी है। कौन कौन? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा में से। अगला देखिए, पूछ रहा है कि नेशनल हेल्थ सर्विस यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा 250 कैलोरी, यानी विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भोजन के किस अवयव का सर्कल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर वसा का जो है इसका कैलोरीफिक मान ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है और 1 ग्राम वसा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा? वसा का कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, अगर पूछा जाए कि ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कौन करता है, तो 70% कार्बोहाइड्रेट, 20% तेल और वसा और 10% प्रोटीन। ठीक है, इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। अगला है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, यानी C6H12O6। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका सही जवाब होगा विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगला, यहाँ विटामिन में कुछ अन्य विकल्पों में से देख लीजिए, विटामिन B7 को क्या कहते हैं, बायोटीन। B9 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक अम्ल। विटामिन B12 को क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से क्या होता है, अरक्तता रोग। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हरी फूल गोभी, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, 49 का विकल्प ए सही हो जाएगा, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से विटामिन में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है, क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है, तो आपका सही जवाब होगा विटामिन डी। यहाँ पर विटामिन डी आंसर होगा, सी आंसर, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो विटामिन डी होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, ये विटामिन शरीर की हड्डी को मजबूत रखने में सहायक होती है, और इसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, और बड़ों में कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ये भी बात याद रखिएगा, और रिकेट्स को ही सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर अन्य विटामिन को देखें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B, C की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन ई की कमी से जनन संबंधी रोग, और विटामिन के कमी से रक्त का थक्का न जमना। अगला करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विटामिन B12, यानी साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये जल में घुलनशील विटामिन होता है, ये भी याद रखिएगा, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और इसकी कमी से अरक्तता रोग, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है वसा में घुलनशील विटामिन, तो अभी आपने पढ़ा है वसा में क्या होता है, A, D, E, K, और जल में घुलनशील B और C, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में, तो B और C होता है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, मछली का तेल। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगर विटामिन ए के अन्य स्रोतों की बात करें मछली के तेल के अलावा, तो गाजर, चुकंदर, सलजम, शकरकंद, मटर, टमाटर, कद्दू, साबुत अनाज, पत्तेदार सब्जियां, आम, तरबूज, अंडा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कोबालामीन के नाम से भी जाना जाता है, तो वही साइनोकोबालामीन, यानी B12, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शहद का प्रमुख घटक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा, फ्रक्टोज तो आपने देख लिया शहद का ये एक प्रमुख घटक है। अगर आप लैक्टोज की बात करेंगे तो यह प्राकृतिक शर्करा है, और यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, यानी दूध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज। ठीक है, दूध में एक प्रोटीन भी पाया जाता है, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम पाया जाता है, वो कौन सा होता है, रेनिन। ठीक है, यानी दूध में लैक्टोज शर्करा, और दूध में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा होता है, रेनिन। ठीक है, अगला देखिए, ऊतक के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है, और फ्रक्टोज जो होता है ये सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला है, शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो फिर ये पूछा गया है, तो फ्रक्टोज यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी, यानी विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम आपने क्या पढ़ा है, फिलोक्विनोन। ठीक है, ये रक्त स्राव रोधी विटामिन होता है। ठीक है, जो यकृत में प्रोथाम्बिन निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, और ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर, इनसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आज इस पार्ट को यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपका ये जीव विज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये विज्ञान का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा कल आपका। उसके बाद फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ इस सामान्य ज्ञान की श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें, और ये पूरा प्रयास होना चाहिए आपका कि जैसे ही वीडियो आ जाए उसी दिन वीडियो कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके पास पेंडिंग ना रहे। ठीक है, ताकि रिवीजन के लिए प्रॉपर मौका मिल सके। आप लोगों को